नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। जनरली आप सभी लोगों ने लाइफ में एक इस प्रकार का पेपर तो देखा ही होगा, है ना। और अब वैसे तो थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन अभी भी क्या है, इसको स्टैम्प पेपर के रूप में जाना जाता है। आजकल ई स्टैम्प पेपर चलता है। लेकिन जब कभी भी इस प्रकार का एक दस्तावेज हम लोग देखते हैं तो यह बताता है कि यह सभी चीज़ें सरकारी रूप से वैधता प्राप्त है, सरकार इनको मान्यता देते हैं। और जो भी प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे हम संपत्ति का लेन देन क्यों ना कर रहे हो, बहुत नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई एफिडेविट बन रहा होता है तो उसमें भी लगता है। साथ साथ इसके अलावा हम कहीं कोई वादा वगैरह करते हैं, कोई क्लेरिफिकेशन देते हैं चीज़ों को लेकर के। और साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि जब कभी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है तो इस प्रकार का ही एक स्टैम्प पेपर यूज़ होता है जो सरकारी मान्यता को सुनिश्चित करता है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग को क्या समझना है, तो देखिए स्थिति यह है फिलहाल कि हमारा जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय ने एक नए स्टैम्प अधिनियम के लिए एक मसौदा तैयार किया है। सरकार का यह कहना है कि हमारे पास जो पिछला कानून है वह तैयार हुआ था 1899 में। अब 1899 का यह कानून पहली बात तो संवैधानिक भारत की जो भी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं करता है, उन पे खरा नहीं उतरता। इसके अलावा अभी इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें नहीं हैं जिनकी वर्तमान दौर में आवश्यकता है। तो उन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग आज के समय का एक नया अपना एक कानून स्थापित करें, जिसलिए हमने भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 को तैयार किया है। अब यह लागू हो जाएगा तो यह हमारी आज की आवश्यकताओं को पूरा भी करेगा और एक जो हमारे पास में ब्रिटिश काल का कानून है उसको रिप्लेस करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। तो महत्वपूर्ण है, अपने आप में हम लोग को समझना रहेगा कि पिछले वाले की स्थिति किस किस मायने में अलग थी, क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं थी। ये भी समझना होगा कि नए वाला किन किन मामलों में खास है और नए विधान की स्टैम्प ड्यूटी के मामले में हमें क्या क्या आवश्यकता है, हर एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। लेकिन समझने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लें जो आपसे आने वाले प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि आंसर पता है आप लोग को तो कुछ नहीं, बस कॉमेंट कर दीजिए। इसके साथ साथ ही मीन्स के लिए अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ताकि कहीं पर भी बातचीत आपको करनी हो तो आप बहुत ईजिली चीज़ों को लिख जान सकें। चलिए, तो देखिए आजकल जिस प्रकार का एक ई स्टैम्प यूज़ हो रहा है कुछ इस प्रकार का रहता है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, डेट वगैरह क्या क्या मामला है वह हर एक चीज़ आजकल हम इस रूप में देखते हैं। ठीक है, हालांकि इसके कितने स्टैम्प ड्यूटी है, 10 रुपये वाली है, 50 रुपये वाली है, 100 रुपये वाली है, यह भी इसी पर ही मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह नया चलन चल रहा है। अब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि 1899 का जो अधिनियम था उसको ये स्थापित करेगा। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें पुरानी भी हो गई हैं, इसी वजह से ज़रूरी है कि हम लोग एक नए कानून की तरफ चलें। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि स्टैम्प शुल्क होता क्या है आप लोग यह जान लें, स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है। और साथ साथ में आप लोग इस बात पे भी ध्यान केंद्रित करें कि किस प्रकार से सरकार, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य हो, वह इसको लगाती है और जनता से वसूल करती है। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं किसी संपत्ति की खरीद या बिक्री के दौरान इसको खासतौर पे यूज़ किया जाता है और यह एक प्रकार से सरकारी कर है जो सरकार प्राप्त करती है सभी से। इसका उल्लेख कहाँ हो रखा है, तो देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उसका उल्लेख है, लेकिन 2 जगह पे उल्लेख है। संघ सूची में भी इसका उल्लेख किया गया है, राज्य सूची में भी उल्लेख किया गया है। संघ सूची में प्रविष्टि संख्या 91 है जो बताती है कि केंद्र सरकार स्टैम्प शुल्क लगा सकती है। वहीं राज्य सरकार के लिए भी व्यवस्था की गई है राज्य सूची में और प्रविष्टि संख्या 63 है जहाँ पर उल्लेख है कि राज्य सरकार भी ले सकती है। लेकिन मुख्य रूप से हम स्थिति समझते हैं तो यह जो कर है, यह जो शुल्क है, केंद्र सरकार के अधीन आता है और संघ सरकार ही इसको लेती है। लेकिन अभी वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप हमें यह था कि राज्य कुछ ऐसे रहे जिन्होंने अपने लिए विशेष कानून बनाया है और राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया गया कि आप भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए संविधान में भी उपबंध किया गया। संविधान के अनुच्छेद 268 में यह उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार चाहती हैं तो वह भी स्टैम्प शुल्क वसूल कर सकती हैं नागरिकों से। ठीक है, तो यह जो अनुच्छेद है 268 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहीं पे फैक्ट के रूप में भी पूछ सकता है या फिर कुछ और आप लोग को स्टेटमेंट के रूप में भी देखने को मिल सकता है। बाकी सभी चीज़ें क्लियर हैं, अधिकार क्षेत्र समझ गए, कहाँ कहाँ पे कौन कौन कैसे वसूलता है, आगे की चीज़ों को भी समझते हैं। अब यह क्या करेगा, जब कभी भी आप किसी भी पेपर के साथ में या किसी भी एग्रीमेंट के साथ में जब आप स्टैम्प ड्यूटी पेपर को लगा देते हैं तो क्या होता है, उसे लीगली वैलिड मान लिया जाता है। लीगली वैलिड मानने का मतलब यह होता है कि यदि दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष अपने कदम पीछे हटाता है, समझौते को पूरा नहीं करता, करार को पूरा नहीं करता, तो उस स्थिति में आपको न्यायालय जाने की मान्यता मिल जाती है और आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं कि जी देखिए हमने ऐसे ऐसे एक एग्रीमेंट किया था, यह सभी चीज़ें हुई थी, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसने अपनी चीज़ें पूरी नहीं की, अपना वायदा पूरा नहीं किया, तो कानूनन रूप से जो भी जुर्माना या जो भी पेनल्टी लगती है फिर वह दूसरे व्यक्ति पर लगा दी जाती है।
तो इसका उद्देश्य कानूनी वैधता प्रदान करना, साथ साथ सरकार को राजस्व प्रदान करना होता है। किस प्रकार की चीज़ों पे लगाई जाती है स्टैंप ड्यूटी? तो इसमें शामिल है विनिमय बिल, चेक, वचन पत्र, ऋण पत्र, बीमा पॉलिसी और शेयर हस्तांतरित करना। इन सभी के लिए ही यूज़ किया जाता है यह स्टैंप ड्यूटी पेपर, और स्टैंप ड्यूटी शुल्क उनके ऊपर लगता है। क्या क्या आवश्यकता है आज के समय में नए विधान की, मतलब हम लोग क्यों इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पहली और महत्वपूर्ण बात आप सभी लोगों को यही समझनी है कि जो हमारा पिछला कानून है वह 1899 में बना था, और हमारी जो वर्तमान सरकार है उस सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। हमारी वर्तमान सरकार यह कहती है कि हम ब्रिटिश प्रतीकों को भारतीय व्यवस्था से हटा देंगे पूरी तरह से। तो यह भी एक प्रकार का ब्रिटिश प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने ही इसको बनाया था, 1899 में बना था, तो इसको हटाया जाना जरूरी है। दूसरी एक खास स्थिति हम देखते हैं कि विधि आयोग ने वर्ष 1976 में रिपोर्ट पेश की, तो इसकी जो 67वीं रिपोर्ट थी उसमें इसने मेंशन किया है कि जो हमारा स्टैंप अधिनियम है देश का, यह काफ़ी ज़्यादा पुराना है और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, व्यापक सुधार की आवश्यकता है। तो इन्होंने एक व्यापक सुधारों की श्रृंखला प्रस्तुत कर दी थी स्टैंप अधिनियम के अंदर, उसको रिप्लेस करने की बात इन्होंने कही थी। तो वर्तमान में केंद्र सरकार ने इसके ऊपर भी ध्यान दिया है, और साथ साथ इन्होंने चीज़ों को नोटिस किया, तो पता लगा कि जिस प्रकार से 1899 में यह अधिनियम बना था, 1899 के अकॉर्डिंग तो ठीक था, लेकिन आज के अकॉर्डिंग तो यह ठीक नहीं है। आप सभी को पता है ना कि हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को हम लोग मानते हैं कि यह एक जीवंत दस्तावेज है। क्यों? क्योंकि यह परिस्थितियों के अनुरूप, समय के अनुरूप, मांग के अनुरूप, आकांक्षाओं के अनुरूप खुद को परिवर्तित करने में सक्षम है, अपने आप को यह नया रूप दे सकता है, और जो भी आवश्यक होते हैं नए प्रावधान हम संशोधन के माध्यम से उनको ऐड कर देते हैं। यही तो सब कुछ होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जिस स्थिति में जब हम लोगों ने लागू किया था 1950 में भारत का संविधान, उस समय की चीज़ें अलग थी, समय के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती चली गई, हम लोग भी उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स करते चले गए। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि 1899 में बना कानून आज की आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं करता, और बहुत सारे इसके जो प्रावधान हैं वह आज के समय में या तो अनावश्यक हो गए हैं या फिर निष्क्रिय हैं। तो ज़रूरी है कि चीज़ों को बदल दिया जाए। संविधान पूर्व अधिनियम है, 1950 में हमारे को संविधान मिला, लेकिन हम देखते हैं कि यह 1899 से लागू है। तो यह स्थिति भी एक तर्क बनी हुई है इसको बदलने के लिए। इसके अलावा हम एक खास बात यह देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ जो स्टैंप कानून है, यह स्टैंप कानून पूरे देश में एक रूप से लागू नहीं होता। जनरली हम सभी लोग एक ही संविधान के तहत हैं, एक ही सरकार के तहत है, भारत अखंड है अभी भी जो स्थिति है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर यह पाते हैं कि जब सब चीज़ें एक हैं तो उसके बावजूद अलग अलग जगह पर स्टैंप के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं। अभी की स्थिति हमें यह बताती है कि जो 1899 का अधिनियम था, यह 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित था, यानी कि सिर्फ इनके ऊपर ही लागू था, 30 राज्यों के ऊपर और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर। चलिए, लेकिन इसके अलावा हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुद का एक कानून बनाया स्टैंप शुल्क के, स्टैंप ड्यूटी के मामले में, और उसके अकॉर्डिंग वो सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उनका सारा सिस्टम चल रहा है। तो पूरे देश में ज़रूरी हो कि एक ही कानून हो, और पूरा चाहे कोई भी संघ शासित प्रदेश हो या फिर कोई भी राज्य हो, वह किसी भी कोने में हो, चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, सबके लिए समान व्यवस्था हो, यह सरकार चाहती है। इसीलिए सरकार कह रही है कि एक नया विधान लाया जाना चाहिए। प्रस्ताव तैयार किया गया, आप सुझाव दीजिए। सुझावों के जो समय है वह 30 दिन है, तो 30 दिन के अंदर सुझाव दे सकते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि देखिए, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति 1899 के अधिनियम से नहीं हो रही है, जैसा मैं रेगुलर बता रहा हूँ। ई गवर्नेंस को लेकर के कोई बात नहीं है, आज की सरकार गवर्नेंस पर फोकस करती है, पर ई गवर्नेंस पे भी फोकस करती है, ताकि हर एक व्यक्ति को सुशासन का लाभ मिल सके, सुशासन सुनिश्चित हो सके, और यह ई माध्यम से, यानी कि डिजिटली हो सके, इंटरनेट के माध्यम से सभी को हर एक लाभ मिले, आप गवर्नेंस को जान समझ सकें, अपने राज्य के गवर्नेंस को जान समझ सकें। तो ज़रूरी है कि हम इंटरनेट का प्रयोग करें और इन चीज़ों को वैधानिक रूप से लागू करें। तो ई गवर्नेंस की चीज़ें इसमें नहीं है, डिजिटल ई स्टैंपिंग भी इसमें अंदर शामिल नहीं है। तो ज़रूरी है कि जिस प्रकार समय बदल रहा है, ई स्टैंप हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं सभी एग्रीमेंट्स के अंदर, तो इसलिए ज़रूरी था कि इसके लिए कानून हो, इसके लिए व्यवस्था की जाए। साथ साथ 1899 की तुलना में हम चाहते हैं कि अब जो नया अधिनियम आएगा उसको 2023 के रूप में जान रहे हैं, भाषा सरल हो, संरचना सरल हो और प्रक्रियाएं सरल हो, ताकि हर एक व्यक्ति चीज़ों को समझता जानता हो, कानून पता हो उसे, और वह नियम कानूनों में रहते हुए एक सरल व्यवस्था के तहत अपने सभी काम पूरे कर सके। यही हमारी चाहत है, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु वह हैं जो बताते हैं कि हमें क्यों एक नया विधान चाहिए। अब जब नया विधान आएगा तो उससे क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। जो नया विधान आएगा वह आवश्यकताओं की ही तो पूर्ति करेगा,
जिस चीज़ के लिए हमें चाहिए इस विधेयक में हम उन्हीं चीज़ों को शामिल करेंगे, जैसे कि पूरे देश को एक समान स्टाम्प शुल्क व्यवस्था के तहत लाया जाएगा। कोई भी संघ शासित क्षेत्र अलग नहीं है, कोई राज्य अलग नहीं, सबको एक प्रकार की व्यवस्था का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करता है भारतीय स्टैम्प विधेयक 2023 का ड्राफ्ट। अभी ड्राफ्ट है, जब इसको फाइनल कर दिया जाएगा तो उसके बाद फिर ये विधेयक के रूप में हम देखेंगे कि संसद तक पहुंचेगा। ठीक है, अभी ड्राफ्ट ही है और ड्राफ्ट पे ही हम लोग चर्चा सारी कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बाबा कह रहे हैं ई स्टैंपिंग का उल्लेख नहीं है पिछले कानून में, तो इन्होंने कहा कि ई स्टैंपिंग की व्यवस्था हम लोग करेंगे। ठीक, इसके लिए इन्होंने व्यवस्था की है ई स्टाम्प या इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प के रूप में। यह जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट की धारा 2 के क्लॉज 18 के अंदर इसका उल्लेख इन्होंने कर दिया, इससे जुड़ी हुई सभी बातों को, और जो परिभाषा होनी चाहिए इसके लिए यहाँ पर इन्होंने सुनिश्चित कर दी है। इसके अलावा डिजिटल हस्ताक्षर को लेकर के भी इन्होंने उल्लेख किया है। कहाँ पे किया हुआ है? इसी विधेयक के मसौदे के अंदर, और जो इसका क्लॉज है वह है 217। ठीक है, इससे एक पहले वाले में ही इसका उल्लेख इन्होंने किया हुआ है। साथ साथ क्या हुआ है कि जुर्माना भी इन्होंने बढ़ा दिया है। मतलब सारी व्यवस्था कर रहे हैं, पिछली व्यवस्थाएं जो ज़रूरी थी, जो पिछली बातें कानून ज़रूरी थे वो इन्होंने लिए हैं, लेकिन उन सभी को लेने के साथ साथ कुछ नई चीज़ें शामिल की, हम लोग उसको ही बात कर रहे हैं अभी। तो इन्होंने डिजिटल हस्ताक्षर की बात कर ली, ई स्टैंपिंग की बात कर ली, साथ साथ इन्होंने कहा कि जुर्माना बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो जुर्माने की स्थिति है वह कम है। लोग उल्लंघन ज़्यादा करते हैं, वायलेशन ज़्यादा करते हैं, फिर जब न्यायालय तक पहुंचते तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, और जो पक्ष होता है वह समझौते को पूरा किए बिना भी बचे जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जुर्माने को बढ़ाएं। तो अगर आप पहली बार इसी प्रकार का उल्लंघन करते हैं तो 25,000 रुपये का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यह पहली व्यवस्था में, पिछली व्यवस्था में 5,000 रुपये हुआ करता था। सरकार ने कहा 5,000 कम है, 25,000 कर दो। ठीक है, कब? पहली बार की स्थिति में आपके ऊपर अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप इस प्रकार के समझौते करते हैं और बार बार तोड़ते हैं, समझौतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, दिक्कत है और आपका मामला बार बार न्यायालय तक आ रहा है, तो उस स्थिति में 25,000 रुपये का भुगतान पहली बार आप कर देंगे, लेकिन बार बार अगर आप उल्लंघन करते हैं तो 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता तो 1 महीने के हो जाएंगे आपके 30,000 रुपये। यह आप लोग यहीं पे ही समझ लीजिए। तो इस अकॉर्डिंग देखते हैं कि एक बड़ी राशि जुर्माने के रूप में यहाँ पर गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि करार जो भी हैं, जो भी एग्रीमेंट है, जो भी चीज़ें की जा रही है वह पूरी तरह से ठीक रूप में की जाए। आपने जो भी किया है सोच समझ के करें। क्लियर है मामला सारा का सारा? तो यह सभी आवश्यकताएं जिस वजह से हमें यह नया कानून चाहिए, सरकार क्या क्या ला रही है, चीज़ों को इस प्रकार बदल रही है, यह सभी बातें आपको बता दी हैं। यह आपके प्री एग्ज़ाम के लिए भी बहुत खास है, आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए भी खास है। दोनों ही जगह प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। यह प्रश्न प्री का है, इसका आप लोग आंसर आराम से दे सकते हैं, तो जल्दी से आंसर कॉमेंट भी आप सभी लोग कर दीजिए। ठीक है, हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर किए बिना नहीं जाइएगा, बाकी साथियों तक भी पहुंचाइए, लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। हाँ, आपको आंसर भी चाहिए तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आंसर भी ठीक रहा होगा। तो हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं अब कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।